आए दिन कहता कि तुम मुझसे मिलो, रात को मिलो, तुम मुझे अपनी वीडियोस बनाकर भेजो वरना मैं तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दूंगा। जैसे वो कहता रहा मैं करती रही, क्योंकि मेरी मजबूरी बन चुकी थी, मैं माशरे में बदनाम नहीं होना चाहती थी। मैं फोर्स करता रहा, मैं पहले तो उसकी बात ना सुनती, लेकिन उसने मुझे वही मेरी वीडियोस भेजी कि ये तुम्हारी वीडियोस है और ये तुम वीडियो जो दूसरी भेजने लगा हूँ ये भी देख लो कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। फिर मुझे कहता कि ये पुलिस केस है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म, मतलब मेरे घर में आज कोई भी नहीं है। तो उसने इस मौके का फायदा उठाया और वो घर के अंदर घुसाया और मुझसे जबरदस्ती जिनसी ज्यादती करने लगा। मैंने उसे बहुत रोका कि मुझे यही कहता, उसने मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादतियां की जो उसने करनी थी वो उसने मेरे साथ किया। जो वीडियोस उसने मुझे भेजी थी ना, मेरे साथ कुछ और लड़कियों की, वो भी ऐसी थी और उसने ज्यादती कर रहा था जबरदस्ती। एक वीडियो में एक लड़की के मुंह पे वो जबरदस्ती उसके हाथ उठा रहा था, वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। अख्तर है, मेरी एज 16 साल है, मैं एक तलबा हूँ। आज मैं आपके सामने या अपनी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। मैं आज आप लोग को अपने साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलीशा अख्तर है, मेरी उम्र 16 साल है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक पिंडी सरहाल ज़िला अटक तहसील जंड के नहायत शरीफ और गरीब घराने से ताल्लुक़ है। मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ अपने वालिदैन के साथ मौजूद हूँ। मैं आप लोगों को अपने साथ होने वाली जुल्म ज़्यादती के बारे में आगाह करूँगी, जो कि पुलिस के एक तो अदम ताउन की वजह से मुझे यहाँ मीडिया पर आना पड़ा और दूसरा वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं जो कि आज तक बहुत से शरीफ घरानों की बच्चियों और बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती कर चुके हैं। शहरियार वज़ीर मुख्तार अहमद मेरे भाई का दोस्त था और उसका मेरे घर में काफ़ी आना जाना था। एक दिन जब वो मेरे घर पे आया तो मेरे घर पे कोई मौजूद नहीं था। उसने आवाज़ दी और मैंने उसे बताया कि मेरे घर पे कोई मौजूद नहीं है, मतलब दानियाल भाई घर पे नहीं है। तो मुझे कहने लगा कि किसी और भाई को बुला दो। मैंने उसे बताया कि मेरे घर में कोई भाई भी मौजूद नहीं है, मतलब मेरे घर में आज कोई भी नहीं है। तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो घर के अंदर घुसाया और मुझसे जबरदस्ती जिनसी ज्यादती करने लगा। मैंने उसे बहुत रोका कि ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी और उसने मेरी नाजेबा वीडियोस बना ली। ऐसे ही उसने मुझे मना किया कि अगर घर में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इस खतरे की वजह से मैं किसी को बता नहीं सकी। ऐसे ही कुछ दिन चुप हो गई और कुछ दिनों के बाद उसने मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया, जो कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और उसने एक और नंबर से मुझे मेरी पिक्चर्स भेजी। अगर तुम मेरी कॉल या मैसेज नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियोस वायरल कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स को भी भेजूंगा ताकि तुम माशरे में बदनाम हो जाओ। मैं इस खौफ से कि वो मेरी पिक्चर्स वायरल ना कर दे, मेरे सारे ख्वाब अधूरे ना रह जाए, मेरा मुस्तकबिल ख़राब ना हो जाए, मैं उसकी मजबूरन उसकी बात सुनने लगी और वो जो कहता मैं वो करने लगी। फिर वो मुझे रोज आए दिन कहता कि तुम मुझसे मिलो, रात को मिलो, तुम मुझे अपनी वीडियोस बनाकर भेजो वरना मैं तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दूंगा। जैसे वो कहता रहा मैं करती रही, क्योंकि मेरी मजबूरी बन चुकी थी, मैं माशरे में बदनाम नहीं होना चाहती थी। कुछ अरसा मुझे उन्हीं पिक्चर्स की बिना पर ब्लैकमेल करता रहा और कुछ महीनों के बाद उसने मेरी सारी वो पिक्चर्स जो उसने बनाई थी और जो उसने मुझसे बनवाई थी वो मोहम्मद जुबैर को भेजी थी, जो कि एक फौजी है। उसने मुझे उन पिक्चर्स की बिना पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे ये कहता कि मैं दुनिया का एक लड़का हूँ और मेरे पास आपकी पिक्चर्स वायरल करवाने कोई लड़का आया है, मैंने आपकी पिक्चर्स वायरल नहीं की, अगर आप मुझसे दोस्ती कर लेती हैं तो हम इस मामले को निपटा लेंगे। लेकिन मैंने जब उसे इनकार कर दिया कि मैं दोस्ती नहीं कर सकती और ना ही मैं करना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि तुम दोस्ती नहीं करती तो मैं किसी और तरीके से तुमसे मिलूंगा। वो मुझे मिलने पे फोर्स करता रहा, मैं पहले तो उसकी बात ना सुनती, लेकिन उसने मुझे वही मेरी वीडियोस भेजी कि ये तुम्हारी वीडियोस है और ये तुम वीडियो जो दूसरी भेजने लगा हूँ ये भी देख लो कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। फिर मुझे कहता कि ये पुलिस केस है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, या जब तुम कॉलेज आती जाती हो तो मैं तुम्हें वहाँ से उठा लूँगा या रात को मैं किसी टाइम तुम्हें उठा लूँगा और फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं इस डर से कि वो कहीं कुछ ज़्यादा बुरा ना कर दे, वो जैसा कहता मैं वैसा करने लगी। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम रात को मुझे मिलो। मेरी मजबूरी थी, मैं उससे मिलने चली गई। जब मैं उधर पहुंची तो उसके पास एक पिस्टल भी मौजूद था। वो मुझे पहले डराने लगा कि अगर ये बात कहीं निकली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दूंगा।
मैंने उसे बहुत मना किया कि आप दोनों ने मेरे साथ गलत किया, पहले शहरियार मेरे साथ गलत ऑलरेडी कर चुके हैं और अब तुम एक फौजी होकर मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे यही कहता, और उसने मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादतियां की जो उसने करनी थी वो उसने मेरे साथ किया। जो वीडियोस उसने मुझे भेजी थी ना मेरे साथ कुछ और लड़कियों की, वो भी ऐसी थी और उसने ज्यादती कर रहा था जबरदस्ती। एक वीडियो में एक लड़की के मुंह पे वो जबरदस्ती उसके हाथ उठा रहा था, वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। एक लंबे अरसे तक फिर मुझे ये जुबैर फौजी भी ब्लैकमेल करता रहा और उसके बाद उसने ये वीडियोस मेरी अरसलान को दे दी जो कि शहरियार का भाई है। वो शहरियार जो मुझे पहले से ब्लैकमेल कर चुका है, उसने मुझे कॉल की और बताया कि ये तुम्हारी वीडियोस हैं और ये मुझे फलां बंदे ने भेजी हैं। मैंने उससे कहा कि आप लोग सब ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो कहता है कि तुम मेरी एक बात सुन लो, मुझे पता है कि ये किसने की और किसने बनाई है। मैंने उससे पूछा कि ये बनाई किसने है, तो मैंने उससे पहले बताया भी है, मैंने कहा ये शहरियार तुम्हारे भाई ने बनाई है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं दादा से भी बात करूंगा, मैं घर में सबसे बात करूंगा और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं चुप कर गई, मैं उसकी बात मैंने सुन ली, मैंने आगे से कुछ नहीं बोला और कॉल बंद हो गई। फिर दोबारा जब उसने कॉल की तो मुझे कहता है मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, अभी मैं गाँव आ गया हूँ, पहले तो मैं गाँव नहीं था पिंडी था, मैं घर आ गया हूँ तो मैंने सबसे बात कर ली है। तो मेरे पेरेंट्स जो कहते हैं कि हम कुछ करते हैं, तो मैं इस बात से बेखबर कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है। वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे घर में दादा को और पेरेंट्स को भेजूंगा और वो निकाह के लिए आएंगे तुम्हारा रिश्ता मांगने। मैंने चुप करके मैंने उसकी बात सुन ली। इस मजबूरी के तहत कि उसका भाई और वो जुबैर लड़का मेरी इज्जत पहले से खराब कर चुका है, तो अब इस चीज का ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। मैं चुप कर गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे तो मैंने उसने मुझे दोबारा से मैसेज करना शुरू कर दी। दरमियान में उसकी बहन के मैसेज आया और वो कहती कि तुम्हारे साथ जो शरियार ने किया वो बिल्कुल अच्छा किया है, तो तुम इसी काबिल थी, तुम जैसी लड़कियां इसी काबिल होती हैं जो लड़कों से बातें करती हैं। लेकिन मैंने उससे कोई जबरदस्ती बात नहीं की और उसने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ था। मैंने उसे सब बताया लेकिन वो मुझे बुरा भला कहकर चली गई। फिर मैंने अरसलान को बताया कि तुम्हारी बहन का मैसेज आया था और उसने मुझे ऐसे कहा। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। दोबारा कुछ दिनों के बाद मुझे मैसेज आना शुरू हो गए। जुबैर मुझे कहता कि तुम मिलो। एक उसने वॉइस रिकॉर्ड करके अपने दादा को की मुझे सुनाई और वो दादा को उसकी ये बात मान रहे थे कि हम उस लड़की का रिश्ता लेकर जाएंगे और हम उसे इंसाफ भी दिलाएंगे, जो हो गया वो वापस नहीं आता। तो बस मैं ये बात सुनकर चुप हो गई कि ठीक है वो मेरे घर में आएंगे, रिश्ता मांगेंगे, इज्जत से मुझे लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा फोन दरमियान में मेरे भाई ने ले लिया। तो जो अरसलान है उसने मेरे भाई को बुलाया किसी और लड़के के थ्रू, उससे कॉल करवाई और उससे कहा कि कुत्ता ले जाओ, मेरा भाई शिकार करता है। तो मेरा भाई जब वहाँ गया तो अरसलान के साथ कुछ और लोग मौजूद थे, उसके दोस्त, जिनमें मोहम्मद कासिम, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद अरसलान मौजूद थे। इन लोगों के पास पिस्टल वगैरह था और इन्होंने मेरे भाई को मारा पीटा भी और उसकी बनाना वीडियोस बनानी कपड़े करवा दी और इसे कहने लगे कि घर जाकर अपनी बहन से बात करवाना और जब हम गए तो उसे मिलवाना भी। तो मेरा भाई मैं जब कॉलेज से वापस आई तो मुझे लेने गया हुआ था उससे। मैंने भाई से पूछा कि तुम मुझे लेने क्यों आया, और वो रोने लगा। कहता है तुम्हारी वजह से आज अरसलान नामी लड़का और उसके साथ कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे मारा और कहते हैं कि अगर घर जाकर मेरी बहन से बात करवाना और दूसरा जब हम कहेंगे तो अपनी बहन को हमसे मिलवाने भी नहीं कराना। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है सब। मैंने तो घर जाकर सबको बता दिया कि दानियाल को जिस तरह किसी ने मारा है और वो लोग कहते हैं कि घर जाकर एक तो बहन से बात करवाना और दूसरा उससे मिलवाना। मेरे चाचू ने मेरे अब्बू को कॉल की। मेरे अब्बू मुलाजिम है पर दो अडेला रोड पे एक वर्कशॉप है उसमें। तो मेरे अब्बू ने कहा कि मैं छुट्टी लेकर आता हूँ और कुछ करता हूँ। कुछ दिनों बाद मेरे अब्बू आए और उन्होंने थाना बसाल में एप्लीकेशन दी जिस पर उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने मेरे अब्बू को इंसाफ दिलाने के बजाय ये कहा कि आप लोग कंप्रोमाइज कर लें तो इसी में आपकी बेहतरी है। उन्होंने थाना बसाल के SHO मलिक नईम और पिंड सरकारी चौकी के इंचार्ज अली अक्सर ने कमर नंबरदार के जरिए मेरे अब्बू को ये कहा कि आप लोग कंप्रोमाइज कर लें वरना आपके साथ बुरा हो जाएगा। मेरे अब्बू ने जब ये कहा कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, मैं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहता हूँ, तो वो कहने लगा कि DPO अटक का ऑर्डर है कि अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते तो जो लड़का जिसने कॉल की थी दानियाल को उसे कत्ल करवा दिया जाए और दानियाल के जमीन कत्ल का केस डालकर उसे जेल करवा दिया जाए। तब उसके बाद बहन को समझ जाएगी कि कंप्रोमाइज नहीं उनकी बेहतरी। मेरे अब्बू मजबूर होकर उनसे कंप्रोमाइज करने लगे। उसके कंप्रोमाइज के फौरन बाद उसने अरसलान ने मेरी वीडियोस वायरल कर दी। उसने मेरी फैमिली के बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियोस भेजी, मेरे भाइयों को भेजी, मेरे मामू को और मेरे प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी वीडियोस भेजी, मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स को, उनके फादर को और उनके भाइयों को भी वो वीडियोस भेजी, जिसकी बिना पर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया और मेरा सख्त तालीमी नुकसान हुआ जो कि नाकाबिले माफी है।
मेरे अब्बू ने FIA में एक एप्लीकेशन दी जिस पर अरसलान के घर रेड हुआ। 9/10 को 2024 को अरसलान की गिरफ्तारी के वारंट निकले और 10/10 को अरसलान के घर में रेड हुआ, जबकि अरसलान घर पे मौजूद नहीं था। तो FIA टीम अरसलान के भाई शहरियार और उसके फादर मुख्तार अहमद को उठा कर ले आए। रास्ते में उन्होंने 15 पे कॉल कर दी। रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर FIA टीम से बंदे छुड़वा लिए और उसी दिन का मेरे अब्बू पर डकैती डाल दी। पहले मुख्तार अहमद 22 से लगवाता है पुलिस के खिलाफ, जिसका 22 को SP इन्वेस्टिगेशन में ये बयान होता है कि इसमें कोई वकूआ हुआ ही नहीं है, जो कि मेरे पास ये का हाल भी मौजूद है। मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ एक दफा। इसमें ये लिखा है कि दौरान दरियाफ्त फरीकैन और दरियाफ्त कुलिंदा ऑफिसर हाजिर हैं, जिनका मौक़िफ़ सुनाया गया। दरियाफ्त को रिपोर्ट SHO से पाया गया ये कबल साइल न थे, ना मैं कोई दरखास्त जारी की गया और ना ही F15 या किसी दीगर जरिए से कोई शिकायत की है, ना ही कोई वक़्फ़ा था कि किसी जरिए से तस्दीक हुई है। दरखास्त दरिंदा के इल्ज़ामात साबित ना रिपोर्ट इरसाल। 22 को ये रिपोर्ट आती है और 23 को इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाता है। अब कोर्ट में जब ये रिपोर्ट पेश की जाती है तो ये डेट हो जाती है 26 की। अब डेट का इंतजार नहीं करते, कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं करते और 26 से पहले 23 को मेरे अब्बू पे FIR करा देते हैं डकैती की। फिर 26 को वो जो 22 से उन्होंने लगवाई थी वो उसे विथड्रॉ करवा लेते हैं कि हम अपनी दरखास्त या अपना बयान वापस लेते हैं, कोई हुआ ही नहीं है। 23 को जो उन्होंने FIR दी है उससे 12 दिन मुख्फी रखा गया है। 12 दिन मुख्फी रखा गया है। फिर 15/1/2024 को DPO ऑफिस में इंक्वायरी हुई है, जिस इंक्वायरी में DPO साहब ने हमें ये कहा है कि फैसला मेरिट होगा, लेकिन उन लोगों ने फैसला मेरिट पे होने ही नहीं दिया। मैंने DPO ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी है 2025 को सॉरी मैंने एप्लीकेशन दिया, वो अरसलान शहरियार और जुबैर के खिलाफ थी, जिस पे मुझे DPO साहब ने कहा था कि बेटी आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा और हम सब आपके साथ हैं। हम ये जो आपने एप्लीकेशन दी है इसे थाना बिसाल में मार्क कर देते हैं और वहाँ आप जाकर पता कर लीजिएगा या आपको कॉल आ जाएगी। पूरे 10 दिन बाद 25 को मैं जाती हूँ थाना बिसाल में, यहाँ रावलपिंडी से स्पेशल मैं उधर जाती हूँ पता करने, तो मुझसे SHO बदतमीजी करते हैं, जो कि सिजाद हमारे मुझसे बदतमीजी करते हैं और मुझे कहते हैं कि आपकी कोई एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, आपने जहाँ एप्लीकेशन दी है आप वहाँ जाकर पता करें ना, आप मेरे पास यहाँ आकर क्या कर रही हैं थाना मिसाल में। मैंने उन्हें बताया कि मेरी DPO साहब ने ऐसे कहा था और आप वहाँ मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और हमारे पास कोई नहीं है एप्लीकेशन। मैं और वो मुझसे ऐसे बदतमीजी करते हुए चले जाते हैं। मैं थाने के पास ही खड़े होकर 15 पे कॉल करती हूँ, जिसके बाद वो मुझे उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर बुलाते हैं और वो अंदर से आती है, मतलब कॉल पे कहा जाता है कि आप अंदर आ जाएं। हम अंदर जाते हैं जब, तो मुंशी और मुहर्रर वहाँ मौजूद होते हैं। जब मैं उनसे अपनी एप्लीकेशन का पूछती हूँ तो मुझे कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ मौजूद है। वही SHO जो कह रहा था कि एप्लीकेशन नहीं है, उसी के मुहर्रर और मुंशी कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ मौजूद है। उन्होंने SHO साहब को कॉल की और मैं सारा दिन वहाँ जलीलो ख्वार होती रही। शाम को लेट SHO आए और उन्होंने मुझसे बयान रिकॉर्ड करवाया था। वो इस बात को मानते ही नहीं थे कि मैंने ये कहा है कि यहाँ आपकी एप्लीकेशन नहीं है। वो फिर मुझे ये कहते हैं कि यहाँ पे कई अलीशा के नाम से एप्लीकेशन आई होगी, मुझे क्या पता कौन सी अलीशा है, हालांकि वो मुझसे 1-2 दफ़ा पहले मिल चुके हैं। वहाँ एक आती है, एक तफ्तीशी मैडम जो है वो आती है लेडी, तो वो मुझसे हाल हवाल पूछती है और वो चली जाती, मतलब बैठी रहती है, लेकिन वो उस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछती जिस बारे में मैंने एप्लीकेशन दी थी। ऐसे ही हम उस दिन जलीलो ख्वार होकर वापस आ गए, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, हमारी एप्लीकेशन जो है अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जो मेरे अब्बू पे डकैती की FIR थी 23 को उन लोगों ने दी थी, उसे एक तो 12 दिन मुख्फी रखा गया, दूसरा ये कि वो एक सरासर झूठी है। पुलिस ने जब बंदे छुड़वाए हैं FIA से तो उन्हें ये बात कंफर्म है कि ना ही अख्तर जमान वहाँ था और ना ही इसने पैसे चुराए हैं और ना ही इसके पास कोई ज़ेवरात है। फिर ये बात ये है कि आज से पहले वो कई लोगों पर ऐसी झूठी FIR करा चुके हैं। हर बार उनके घर में जब भी कोई जाता है बामुसल्लह पिस्टल जाता है, मतलब असले के साथ जाता है, लेकिन वहाँ पे फायरिंग भी होती है, डकैतियाँ भी होती हैं, फायरिंग भी होती है, वहाँ पे कोई मरता भी नहीं है मुख्तार अहमद के घर में, और ना ही किसी को कोई चोट आती है, किसी का कोई जानी नुकसान नहीं होता। अब फायरिंग हुई है तो कोई ना कोई बंदा, हर बार होता है तो कोई ना कोई बंदा तो मरना चाहिए, कोई जख्मी तो हो, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने मिली भुगत करके
इनका एक भाई है मुख्तार अहमद का, यूरोप में होता है। वो इस पूरे ग्रुप को माली तौर पर बहुत सपोर्ट करता है और पुलिस के साथ मिली भुगत करके अपने बंदों की जान छुड़वा लेता है। मेरे अबू जो मुजरिम नहीं थे, जो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए निकले थे, उन्हें मुजरिम और डकैत बनाकर जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। अब इनका क्या कसूर था? इन्होंने तो सिर्फ इंसाफ मांगा, इन्होंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। वो बंदा जो मुजरिम है अरसलान, वो 6 महीने तकरीबन भागा रहा और अब आकर वो प्री अरेस्ट बेल ले रहा है हाई कोर्ट से। उसके साथ जो उसके दोस्त थे, जो उसका गैंग था, वो सारे 3 लड़के जेल हुए हैं और फिर अभी उनकी बेल हो गई है। लेकिन इस इंसान को आज तक ना ही पुलिस ने पकड़ा और ना ही वो कभी हाथ आया, या ये पकड़ते ही नहीं है उस बात को। जब मेरे अबू अब जेल काट कर आ गए 12 अप्रैल 2025 को, मेरे अबू को जुबैर ने कॉल की शाम को और कहा कि आप आए मगरिब के बाद कि मेरी बात सुन जाए। मेरे अबू जब वहां गए तो एक जुबैर नहीं था, जुबैर के साथ काफी सारे लोग थे। उन्होंने मेरे अबू से उनकी चीजें छीन ली और बाइक में उनसे ले लिया और जबरदस्ती मार पीट कर अपनी गाड़ी में बिठाया और कहीं ले गए। वहां जाकर उन्होंने मेरे अबू के ID कार्ड पे स्टाम्प पेपर जारी करवाया और उनसे जबरदस्ती साइन अंगूठा करवाते रहे। कुछ ब्लैंक पेपर पे भी उन्होंने साइन अंगूठा करवाया। अब हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया तारकाबाद चौकी में। 15 अप्रैल को हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन उस एप्लीकेशन पे अभी तक FIR नहीं हुई। मेरे अब्बू जो मुजरिम नहीं थे, वो जेल काट कर आ गए हैं, लेकिन मुजरिमों को कोई परवाह नहीं है। वो आए दिन मेरी पिक्चर्स वायरल कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, मेरी इज्जत को खराब कर रहे हैं। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं आज यहाँ मजबूर होकर आई हूँ क्योंकि मैंने FIA में एप्लीकेशन दिया। रेड के बाद मेरे अब्बू को जेल डाल दिया गया और उसके बाद आज तक FIA ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं दिन रात इसी टेंशन में, इसी खौफ में गुजार देती हूँ कि पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे अब्बू के साथ उन्होंने जुल्म ज्यादती किया। 4 से 5 दिन मेरे अब्बू ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहे, ड्यूटी पे भी नहीं गए। पूरा हफ्ता उन्होंने घर गुजारा। जब हमें ये बात पता चली 2-3 दिन के बाद, तो हम लोगों ने FIR के लिए दरखास्त की, लेकिन आज तक उन पर FIR नहीं हुई। आप लोग हमें बताएं कि हमें कैसे इंसाफ मिलेगा? जिस मुल्क की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा, जिस मुल्क की बेटी की इज्जत को खराब किया जा रहा है, क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ माँ बहन बेटी की इज्जत ना हो, उससे लाचार किया जाए। अब आप मेरे वालिद की भी कुछ बातें सुन लें और अगर आपका कुछ क्वेश्चन हुआ तो मैं उस पर भी कर दूंगी। और एक और बात, मैं इंसाफ की अपील करती हूँ मरियम नवाज साहिबा से और तमाम आला अफसरान से, कौम बाला उनसे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कौम बाला और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मेरी आजिज़ाना अपील है कि खुदारा मुझ पर रहम किया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर मुझे जल्द से जल्द इंसाफ ना मिला तो जहाँ आज आप मुझे सुन और देख रहे हैं, शायद आप मुझे यहाँ देख तो सकें लेकिन आप दोबारा मुझे सुन ना सकें। आप इससे पहले कि कोई सामने आप पेश आए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझ जैसी गरीब और आवाम को इन दरिंदों से बचाया जाए। ये दरिंदा सिर्फ इंसान कहा जाए तो इंसानियत की तौहीन होती है। इन दरिंदा सिर्फ इंसानों से माशरे की तमाम बहन बेटियों बच्चों को बचाया जाए।